हेलो एवरीवन एंड वेलकम अगेन टू साइको। उत्तराखंड लैब स्टूडेंट तथा मुख्य आरक्षी की प्रैक्टिस सेट की सीरीज में आपका स्वागत है। पिछली वीडियो में हमने यूनिट एंड मेजरमेंट चैप्टर से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व किया था। आज की इस वीडियो में हम वेक्टर और स्केलर क्वांटिटी यानी सदिश और अदिश राशि वाला जो चैप्टर आपका 11th फिजिक्स में, उससे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चंस का जो लेवल है वो बहुत अच्छे लेवल्स के क्वेश्चन है और जो क्वेश्चन का लेवल है वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, यानी आपको शुरू में इजी क्वेश्चन मिलेंगे, उसके बाद जो क्वेश्चन का लेवल है वो बढ़ता रहेगा। और क्वेश्चन हिंदी और इंग्लिश दोनों में, तो किसी को प्रॉब्लम नहीं होगी। आप सभी को मैं एक एडवाइस देना चाहूँगा कि यदि आपको इन क्वेश्चंस को याद रखना है लॉन्ग टर्म के लिए, तो आप जब वो लाइव चैट चल रही होगी तो उसमें आपको कमेंट करना है, ठीक है। जो भी जैसे क्वेश्चन नंबर 1 आएगा तो उसका आंसर आपने वहाँ पे कमेंट करना है। इससे क्या होगा, जो आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी है उसमें ये क्वेश्चन स्टोर हो जाएगा, क्योंकि हमें किसी चीज़ को याद करना होता है तो हम उसको लिख के ज़्यादा देर तक याद कर पाते हैं। ओके, अगर हमने किसी चीज़ को लिख लिया तो ज़्यादा टाइम तक याद रहता है। तो मैं आप सभी को बोलूँगा कि जो लाइव चैट चलती है उसमें सभी कमेंट करेंगे कि इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। और वीडियो के लास्ट में कमेंट बॉक्स में सब अपना फाइनल स्कोर बताएंगे कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं। ओके, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि जीरो वेक्टर इज ऑल्सो कॉल्ड एज। ओके, तो जैसे मैंने आपको बोला था कि मैं इस सीरीज़ में सिर्फ क्वेश्चन आंसर नहीं करवाऊंगा, मैं इस सीरीज़ में आपको कुछ टेक्निक्स भी बताऊंगा और उन टेक्निक्स को, उन मेथड को अगर आप फॉलो करोगे तो एग्जाम में कुछ ऐसे क्वेश्चंस को भी आप सॉल्व कर पाओगे जो आपको नहीं आता हो। तो इससे पिछली वीडियो में मैंने आपको एक ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड के बारे में बताया था, उसको हम प्रैक्टिस करते रहेंगे इस पूरी सीरीज़ में। ओके, और आज मैं आपको दूसरा मेथड बता रहा हूँ, वो है लैंग्वेज को चेंज करने वाला मेथड। देखिए, आपके एग्जाम में दोनों लैंग्वेज में क्वेश्चन आएंगे, हिंदी और इंग्लिश में। कई बार ऐसा होता है कि कुछ क्वेश्चन के आंसर ना लैंग्वेज में छुपा होता है। जैसे कि अगर मैं ये वाला क्वेश्चन देखूं तो इंग्लिश में अगर आपको ये क्वेश्चन नहीं आता है, ऐसे तो बहुत इजी क्वेश्चन है ये, सबको आता होगा, मान के चलिए अगर नहीं आता है तो अगर आप इसे हिंदी में पढ़ोगे तो इसका आंसर ईजिली कर सकते हो। ओके, हिंदी में अगर पढ़ेंगे तो शून्य वेक्टर को क्या कहा जाता है, और ऑप्शन देखेंगे तो शून्य वेक्टर का ऑप्शन नंबर सी में शून्य वेक्टर ही लिखा हुआ है। ओके, क्योंकि नल वेक्टर को शून्य ही बोलते हैं हिंदी में। तो ऐसे अगर आप लैंग्वेज को चेंज करोगे तो कई बार जो क्वेश्चन आपको नहीं आता है वो भी आपसे सॉल्व हो जाता है, क्योंकि कई बार एग्जामिनर सिर्फ हमें लैंग्वेज में फंसाता है। ओके, तो उसे भी आपको टैकल करना आना चाहिए। तो जीरो वेक्टर को और क्या बोलते हैं हम, नल वेक्टर भी बोलते हैं। ओके, जीरो वेक्टर को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ओ से, ओ बोलते हैं इसको, इससे रिप्रेजेंट करते हैं। और जीरो वेक्टर होता क्या है, जिसका परिमाण क्या होता है, जीरो होता है, जिसका मैग्नीट्यूड क्या होता है, जीरो होता है, उसको बोलते हैं जीरो वेक्टर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इजी क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इफ फोर्स, फोर्स का हमें एक वेक्टर दे रखा है एंड डिस्प्लेसमेंट का भी एक वेक्टर दे रखा है हमें, आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ये दोनों एक दूसरे के क्या है, लंबवत है। तो हमें बताना है कि वर्क डन कितना होगा। ओके, तो वर्क डन बताना है हमें पता है कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। वर्क का फॉर्मूला लगाएंगे। वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, W इजगल टू एफ एस, यानी कि लगाया गया बल और होने वाला डिस्प्लेसमेंट, यहाँ पे एस क्या है, डिस्प्लेसमेंट। और अगर मैं इसी को वेक्टर फॉर्म में लिखता हूँ, ये सब मैंने आपको थ्योरी वाली वीडियो में बताया हुआ है, ठीक है। अगर मैं इसको वेक्टर फॉर्म में तोड़ता हूँ तो कैसे टूटता है, W इजगल टू एफ एस कॉस थीटा, ये टूटता है, एफ एस कॉस थीटा। एफ की वैल्यू दे रखी है, एस की वैल्यू दे रखी है, कॉस थीटा, और थीटा की वैल्यू कितनी दे रखी है यहाँ पे। देखिए, इसको सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं है। इसने थीटा की वैल्यू क्या बोला है कि ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, यानी एक दूसरे के लंबवत है, एक दूसरे के लंबवत, यानी यहाँ थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 90 का एंगल बनेगा। और अगर मैं यहाँ पे थीटा की जगह 90 रखूंगा तो कॉस 90 का मान कितना होता है, कॉस 90 का मान कितना होता है, 0 होता है। तो ये पूरा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, यानी W बराबर क्या हो जाएगा, 0। तो इसका आंसर क्या हो गया, 0। यदि आपको इस चैप्टर में कमांड करना है तो आपको ट्रिग्नोमेट्री का 2-3 कॉन्सेप्ट आना चाहिए। एक तो वो टेबल जिसमें सारी वैल्यू है, 0, 30, 45, 60, 90 की वैल्यू है, जिसमें साइन कॉस टैन कॉट इन सबके, एक तो ये। और एक आपको क्वाड्रेंट पता होना चाहिए, ठीक है, चतुर्थांश, कि यहाँ पे कौन पॉजिटिव होता है, यहाँ पे कौन चेंज होता है, ये वाला, ये 2 कॉन्सेप्ट पता होने चाहिए आपके ट्रिग्नोमेट्री के। तब आपको इस चैप्टर में वेक्टर और स्केलर क्वांटिटी में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। ओके, और ये चीज़ मैंने थ्योरी वाले उसमें बता रखा है आपको, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो गया, 0 हो गया। वर्क कितना होगा, 0 होगा। क्यों होगा, क्योंकि थीटा की वैल्यू 90 हो जाएगी, और थीटा की वैल्यू जब वहाँ रखेंगे हम कॉस थीटा में, थीटा की वैल्यू रखेंगे 90, तो ये हो जाएगा कॉस 0, और 0 इंटू किसी से भी करते हैं तो पूरा 0 हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द ऑपरेशन यूज टू ऑब्टेन अ स्केलर फ्रॉम 2 वेक्टर। बोला गया है कि 2 वेक्टर है, 2 सदिश राशि है, हम ऐसा क्या करें जिससे हमें अदिश राशि प्राप्त हो, मतलब उन दोनों को क्या करें, गुना करें, भाग करें, और गुना करें कौन सा गुना करें, ये पूछा गया है, ठीक है। तो ऑप्शन में बोला गया कि उनका अगर हम क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं, यानी 2 वेक्टर का अगर हम क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो क्या हमें
तो क्या हमें स्केलर क्वांटिटी मिलता है, यानी कि अदिश राशि मिलती है, या फिर जब हम उनका डॉट प्रोडक्ट करते हैं तब अदिश मिलते हैं, या सिंपल या फिर कॉम्प्लेक्स। तो ये भी मैंने आपको बताया था, जब भी हम दो वेक्टर जैसे वेक्टर ए है और वेक्टर बी है, इन दोनों का अगर हम डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं तो वो एक कैसा होता है, अदिश राशि निकलती है। ठीक है, कैसे निकलती है, स्केलर क्वांटिटी निकलती है। और जब हम दो वेक्टर ए और वेक्टर बी का हम क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तब क्या निकलता है, वो एक वेक्टर राशि निकलती है, यानी कि वो एक सदिश राशि निकलती है। तो इसका ध्यान रखना है, जब हम क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो क्या निकलेगा, एक सदिश राशि, और जब हम डॉट प्रोडक्ट करेंगे यहीं पे तो क्या मिलेगा, हमें अदिश राशि मिलेगी। तो हमसे यही पूछा गया था कि जब हम दो वेक्टर को क्या करें कि हमें अदिश राशि मिले, तो हम उसका क्या करेंगे, डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे तो हमें अदिश राशि मिल जाएगी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और सेम पिछला वाला क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा लैंग्वेज को घुमाया गया है इसमें। देखिए, द ऑपरेशन विच डज नॉट गिव यू अ वेक्टर एज एन आउटपुट फ्रॉम टू वेक्टर इनपुट। अब उसी क्वेश्चन को घुमा के बोला गया है कि ऐसा कौन सा ऑपरेशन है जिसमें हमें वेक्टर नहीं मिलता है जब हम वेक्टर पे ऑपरेशंस करते हैं। तो इसका आंसर भी क्या हो जाएगा, डॉट प्रोडक्ट हो जाएगा। डॉट प्रोडक्ट में ही तो हमें वेक्टर नहीं मिलता है, डॉट प्रोडक्ट में हमें क्या मिलता है, स्केलर क्वांटिटी मिलता है, यानी अदिश राशि मिलती है। जब भी हम दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो हमें क्या मिलता है, एक स्केलर क्वांटिटी मिलता है। ठीक है, तो पिछले वाले क्वेश्चन को ही उसमें थोड़ी सी लैंग्वेज चेंज करके ये क्वेश्चन बना दिया गया है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो गया, डॉट प्रोडक्ट। ओके, और यदि वो हमसे ये पूछता कि ऐसा कौन सा ऑपरेशन है जिसमें हम दो सदिश राशि पे वो ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं और हमें सदिश राशि ही प्राप्त होती है, यानी दो वेक्टर लिया उस पर हमने कोई ऑपरेशन परफॉर्म किया और वो वेक्टर ही देगा, तो वो क्या होता है, उसका आंसर फिर क्या होता, तब होता क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है, क्रॉस प्रोडक्ट में हमें वेक्टर ही मिलता है। ठीक है, तो इसका आंसर हो गया डॉट प्रोडक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द टू वेक्टर ए एंड बी आर सेड टू बी इक्वल ओनली इफ दे आर। बोला गया है कि दो सदिश हैं ए और बी, ये तभी बराबर होंगे जब क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए सेम डायरेक्शन में होंगे, दोनों की दिशा सेम होगी। ऑप्शन नंबर बी उनका जो मैग्नीट्यूड यानी परिमाण है वो क्या होगा, सेम होगा। या फिर ऑप्शन सी ए और बी दोनों। तो मैंने आपको बताया था समान सदिश क्या होते हैं, सेम वेक्टर क्या होते हैं, जिनकी दिशा भी सेम होती है और जिनका परिमाण भी सेम होता है। जिनकी दिशा भी सेम होती है और जिनका परिमाण भी सेम होता है उसको बोलते हैं हम समान सदिश या फिर सेम वेक्टर। ओके, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, यानी ए और बी दोनों होना चाहिए उसमें। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नेगेटिव वेक्टर ऑफ अ वेक्टर इज हैविंग सेम। नेगेटिव वेक्टर के बारे में बताया गया है, तो मैंने आपको नेगेटिव वेक्टर नहीं बताया था, लेकिन मैंने आपको अपोजिट वेक्टर के बारे में बताया था। अपोजिट, विपरीत वेक्टर, अपोजिट। तो अपोजिट वेक्टर को ही नेगेटिव वेक्टर भी बोलते हैं। ठीक है, अपोजिट वेक्टर को ही नेगेटिव वेक्टर भी बोलते हैं। और अपोजिट वेक्टर मैंने आपको क्या बताया था, विपरीत, कि जो परिमाण में तो बराबर हो, परिमाण बराबर हो, उनका मैग्नीट्यूड बराबर हो, लेकिन दोनों की दिशा अलग हो, एक की दिशा इधर हो तो उसकी दूसरे की दिशा उसके विपरीत हो, तो इन दोनों को क्या बोलते थे, विपरीत सदिश, या फिर अपोजिट वेक्टर, या फिर एक नया नाम अभी क्या पता चला, नेगेटिव वेक्टर। ओके, तो कब होगा वो नेगेटिव वेक्टर, जब सेम मैग्नीट्यूड होगा, तो मैग्नीट्यूड तो सेम होना चाहिए, और जो डायरेक्शन है वो कैसी होनी चाहिए, अपोजिट होनी चाहिए। तो ए और बी दोनों अगर उसमें कंडीशन होगी तभी वो क्या होगा, नेगेटिव वेक्टर होगा, यानी इसका आंसर भी क्या हो गया, सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है कि द यूनिट वेक्टर के बारे में मैंने आपको बताया हुआ है, इकाई सदिश के बारे में। ठीक है, इकाई सदिश क्या होते हैं, दिशा को बताते हैं केवल। ठीक, यूनिट वेक्टर आई जे के दे रखा है, विच आर अलोंग द एक्स वाई जेड एक्सेस रिस्पेक्टिवली। ये एक्स वाई और जेड एक्सेस को रिप्रेजेंट करते हैं। तो हमसे पूछा गया कि ये क्या होंगे, एक दूसरे के पैरेलल होंगे, या फिर एक दूसरे के लंबवत होंगे यानी परपेंडिकुलर होंगे, या दोनों होंगे, या फिर कुछ भी नहीं होंगे। तो मैंने आपको ये 3D डायग्राम बना के भी बताया था। ठीक, जैसे ये एक्स एक्सेस है, ये वाई एक्सेस है और ये जेड एक्सेस है। तो इकाई सदिश क्या होते हैं, इन तीनों एक्सेस के परस्पर लंबवत जो वेक्टर होता है उसी को बोलते हैं यूनिट वेक्टर। इसके लंबवत यहाँ पे क्या होता था, आई, इसके लंबवत यहाँ पे क्या होता था, जे, और इसके लंबवत यहाँ पे क्या होता था, के। तो आई जे के यूनिट वेक्टर अगर इन तीनों एक्सेस को रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि ये क्या होंगे, इन तीनों एक्सेस के क्या होंगे, लंबवत होंगे, और आपस में परस्पर क्या होंगे, ये लंबवत होंगे। ठीक है, तो परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ठीक है, ये जो तीनों इकाई सदिश है इन तीनों के बीच का कोण कितना हुआ, 90 होगा। ओके, तो इसका आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो गया। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि ये जो है ये जो एरो है ये ऊपर है, इसके सी के ऊपर है, ठीक है,
ये जो एरो आपको दिख रहा है ये इसके ऊपर लगा हुआ है, यानी वेक्टर है ये, यानी वेक्टर सी इज इक्वल टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर वी दे रखा है। ठीक है, ये दे रखा है वेक्टर सी बराबर वेक्टर ए प्लस वेक्टर वी, ये दे रखा है और हमसे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, पूछा गया है कि कौन सा सही होगा। पहला है कि वेक्टर सी का जो मॉड होगा वो ऑलवेज ग्रेटर देन ए होगा। ओके, पहले चारों ऑप्शन पढ़ते हैं। फिर दूसरा है कि इट इज़ ए पॉसिबल टू हैव, कि जो मॉड निकालेंगे हम सी का वो छोटा होगा ए के मॉड से और छोटा होगा बी के मॉड से। सी का जो मॉड निकालेंगे, ठीक है, उसका परिमाण जो निकालेंगे वो ए से भी छोटा होगा और बी से भी छोटा होगा। और तीसरा है ऑप्शन कि सी इज़ ऑलवेज इक्वल टू ए प्लस बी। और फोर्थ ऑप्शन है कि सी इज़ नेवर इक्वल टू ए प्लस बी। ओके, तो मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ, यहाँ पे एक टिप और देता हूँ कि जब भी आपके एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन मिले और वहाँ पे ऑप्शंस में कट्टरता दिखाई जाए, कट्टरता यानी कि ऑलवेज, नेवर, ये सब हो, हमेशा, कभी नहीं, इस टाइप की बात हो, कट्टर बात हो, तो समझ लीजिए कि वो ऑप्शन 99% गलत है, 99% गलत है। और यदि ऑप्शन में संभावना व्यक्त की जाए कि हो सकता है, ऐसा हो कि संभव है, संभवता है कि ये हो सकता है, इस टाइप का हो ऑप्शन में, तो 98% चांस है कि वो ऑप्शन सही होगा। ठीक है, ये मैं आपको ऐसे बता रहा हूँ, अगर आपको नहीं आता और तुक्का लगाना हो तो ये वाला मेथड आप अपना सकते हो। ठीक है, बहुत ज़्यादा काम करता है मेथड। तो यदि मैं इस मेथड का यहाँ पे यूज़ लूँ तो देखिए, पहले ऑप्शन में है कि ऑलवेज ग्रेटर, यहाँ पे कट्टरता की बात हुई तो इसको काट दो। सेकंड ऑप्शन है कि इट इज़ पॉसिबल, यहाँ पे पॉसिबिलिटी की बात है, संभावना व्यक्त की है, तो ये हो सकता है हमारा आंसर। थर्ड में इट इज़ ऑलवेज, ऑलवेज की बात हुई है, यानी यहाँ पे भी कट्टरता दिखाई जा रही है, तो इसे भी काट दो। यहाँ नेवर आया, यहाँ पे भी कट्टरता है, तो इसे भी काट दो। तो अगर मैं नहीं आता है मेरे को ये क्वेश्चन एग्जाम हॉल में, तो मैं क्या करता, पहला काट देता, तीसरा काट देता और चौथा काट देता, और दूसरे में पॉसिबिलिटी दिखाई जा रही है तो इस पर मैं टिक कर सकता था और टिक करता, और ये आंसर सही है। अब मैं आपको इसका वो बताता हूँ रियल सॉल्यूशन क्या है। पहला जो ऑप्शन है वो है कि सी का जो मोड होगा वो ऑलवेज बड़ा होगा किससे, ए के मोड से। तो मैं आपको इसको एग्जाम्पल के थ्रू बताता हूँ। देखिए, सी का मोड बोला गया है कि सी का मोड निकालेंगे वो ए के मोड से बड़ा होगा हमेशा, ये बोला गया है, ए के मोड से। ठीक है, और सी क्या था, ए और बी का जोड़ था। ठीक है, आप देखिए वेक्टर का जोड़ मैंने आपको बता रखा है, वेक्टर का जोड़ यानी कि जैसे 3i प्लस 5j प्लस 6k, इस टाइप का बताया था। ये वेक्टर ए हो गया और वेक्टर बी हो गया, यानी कि 6i प्लस 2j प्लस 3k, इस टाइप का। तो मैंने कैसे बोला था जोड़ने के लिए, आई वाला आई के साथ जुड़ता है, जे वाला जे के, और के वाला के साथ जुड़ता है। तो जैसे अगर मैं यहाँ जोड़ूँ तो 6 और 3 9i हो जाएगा, यहाँ 5 और 2 7 हो जाएगा, और 6 3 9 हो जाएगा, इस टाइप का हो जाएगा। ठीक है, लेकिन ये भी बताया था कि जो आगे का साइन देख लेना, जैसे कि यहाँ पे प्लस की जगह अगर माइनस होता तब क्या होता, तब जोड़ते तो यहाँ पे कितना होता, -5 में से 2 जाता तो -3 आता। ठीक है, इस टाइप का आता। तो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि जब हम ये निकाल रहे हैं ए वेक्टर बी, तो ऐसा भी तो हो सकता है कि बी की वैल्यू सारी माइनस में हो, यानी -10j -50k ये हो, तो सी की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस में आ जाएगी। तो जब सी की वैल्यू माइनस में आ जाएगी तो हम कैसे बोल सकते हैं कि इन दोनों से बड़ा होगा वो, या फिर ए के मॉड से बड़ा होगा। ठीक है, सी की वैल्यू तो माइनस में आ गई तो ए से तो बड़ा होगा नहीं। ठीक है, यहाँ पे हमें तो वैल्यू दे नहीं रखी, हम कुछ भी ले सकते हैं वैल्यू, तो मैंने माना कि जो बी की वैल्यू है सारी माइनस में होगी, यानी -10i -20j, और ये जब हम इनको जोड़ेंगे तो सी की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस में आ जाएगी। इस कंडीशन में ए की वैल्यू क्या होगी, ज़्यादा हो जाएगी सी से, तो जो हमारा पहला वाला स्टेटमेंट है वो तो गलत हो जाएगा। पहला वाला स्टेटमेंट क्या था कि सी इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन ये, तो ये तो गलत हो गया। ठीक है, और दूसरा वाला अभी रहने देते हैं इसको। तीसरा ऑप्शन है कि सी इज़ ऑलवेज इक्वल टू ए प्लस बी, तो ये भी बिल्कुल गलत है। कैसे हो सकता है, एक बार मैं कुछ वैल्यू रखूंगा, दूसरी बार कुछ वैल्यू रखूंगा, तो आंसर चेंज हो जाएगा, सी की वैल्यू दूसरी आ जाएगी, जैसे अभी मैंने आपको करके दिखाया। ठीक है, तो ये भी गलत। और फोर्थ ऑप्शन है कि सी इज़ नेवर इक्वल टू इतना, तो ये भी गलत हो जाएगा, क्योंकि अगर मैं ऐसी कोई वैल्यू तो रख सकता हूँ जिसको जोड़ने के बाद वो इसके बराबर आ जाए, तो वो भी रख सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पे कोई वैल्यू ऐसा बोला नहीं गया, हम कुछ भी रख सकते हैं। ठीक है, तो ये भी गलत हो गया, ये भी गलत होगा, ये भी गलत हो गया, तो पॉसिबिलिटी क्या बनती है, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा। ठीक है, समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि वेक्टर ए की वैल्यू दे रखी है और वेक्टर बी की वैल्यू दे रखी है, और बोल रखा है ये दोनों क्या है, समांतर है, एक दूसरे के पैरेलल है। तो हमसे पूछा गया ए और बी का मान बताओ। ठीक है, जो स्मॉल ए है और स्मॉल बी है बीच में, उनका मान बताओ। ओके, तो मैंने आपको थ्योरी वाली क्लास में एक चीज़ बताया था कि जब दो वेक्टर आपस में समांतर होते हैं,
ठीक है, समांतर होते हैं। तो आपको आंख बंद करके एक चीज़ लगा देना है कि a बाई ए डैश या फिर a बाई ए टू बराबर B1 बाई B2 बराबर C1 बाई C2, ये लगा देना है। जहाँ पे A1 A2 ये क्या है, ये इसके कांस्टेंट आगे वाले, I के साथ वाले को A1 और ये जो दूसरे वाले के साथ है उसे A2, फिर J के साथ है जो उसे B1 B2 ऐसे दे रखा है। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पे लगाऊंगा मैं। देखिए ये A है, ये B है, B की वैल्यू। तो यहाँ से लूँगा 5, 5 बटे कितना आएगा 10 इज इक्वल टू, यहाँ से कितना लूँगा -A, यहाँ से आ जाएगा 8, ऊपर से आएगा 3, ये इक्वल है, नीचे से आएगा B। किसी दो को इक्वल कर लो, इन दोनों को लिया मैंने, इक्वल किया। सबसे पहले इन दोनों को करता हूँ, फिर इसके इक्वल इसे कर दूंगा। ठीक है, 5 बटे 10 इज इक्वल टू -A बाय कितना था यहाँ पे 8। ओके, 5 1/2 आ गया और इस 8 को उधर भेजूंगा। 2 से 8 कितनी बार में जाएगा 4, तो A की वैल्यू कितनी आ जाएगी -4। A की वैल्यू -4 आ गई। B की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो अब B/8 कितना था, 3/B, 3/B इज इक्वल टू कर देते हैं हम 5 बटे 10 के। ठीक है, उसको थर्ड वाले को मैंने फर्स्ट वाले के इक्वल कर दिया। यहाँ से B की वैल्यू निकालते हैं, ये 1/2 कट गया ये, और इसको यहाँ भेजूंगा तो B की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6। B की वैल्यू आ गई 6। तो A की वैल्यू आई -4, B की वैल्यू आई 6। कहाँ है, कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर C में। ऑप्शन नंबर हमारा C सही हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू फिजिकल क्वांटिटीज वन ऑफ विच इज वेक्टर एंड अदर इज स्केलर हैविंग सेम डायमेंशन आर। हमें पूछा गया है कि दो भौतिक राशियां हैं जिनमें एक सदिश है और एक अदिश है, लेकिन उनके जो डायमेंशन है वो समान है। तो ये पिछला जो चैप्टर था हमारा यूनिट एंड मेजरमेंट, और ये वाला चैप्टर वेक्टर एंड स्केलर क्वांटिटी, दोनों चैप्टर से मिला के बनाया गया क्वेश्चन, और बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि नीचे ऑप्शन दिए हैं, उसमें से बताना है कि दो फिजिकल क्वांटिटी कौन सी ऐसी जिनमें एक क्या है सदिश है और दूसरा क्या है अदिश है, लेकिन दोनों के डायमेंशन सेम है, दोनों की विमाएं सेम है। तो ऑप्शन को देखते हैं। देखिए ऑप्शन नंबर 1, वर्क एंड एनर्जी दोनों ही स्केलर है। वर्क एंड टॉर्क, टॉर्क इसमें क्या है, टॉर्क तो इसमें वेक्टर है, लेकिन वर्क क्या है स्केलर क्वांटिटी अदिश राशि। प्रेशर एंड पावर नीचे, इम्पल्स एंड मोमेंटम। ओके, मुझे एक चीज़ पता चला यहाँ से कि इम्पल्स और मोमेंटम इन दोनों का डायमेंशन तो सेम होता है। ठीक है, दिमाग में क्लिक कर गया कि आवेग और समवेग का विमा तो सेम होता है। क्या होता है विमा, याद है आपको, mL/-1। ठीक है, कैसे निकालते हैं। इम्पल्स क्या होता है, आवेग क्या होता है, I= फोर्स इंटू del-T होता है, यानी लगाया गया बल कितने समय, कुछ समय के लिए जो लगाते हैं उसको बोलते हैं इम्पल्स। फोर्स का पता है आपको, फोर्स का क्या होता है, mL/-2 होता है, और T लगाएंगे यहाँ पे एक और T, तो एक T से एक T चल जाएगा तो ये बन जाएगा mL/-1। ठीक है, ये तो हो गया इम्पल्स का। मोमेंटम आपको कितनी बार बताया मैंने, ρ=mv, तो इस पे लगाएंगे तो m का हो गया m, v क्या हो गया, v का क्या हो गया L/-1। ठीक है, तो दोनों का क्या होता है, सेम होता है डायमेंशन। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी क्या होता है, सही हो जाता है। तो अच्छा क्वेश्चन था ये, इसका आंसर हो गया डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इफ वेक्टर ए इज इक्वल टू इतना दे रखा है, देन यूनिट वेक्टर पूछा गया है। ठीक है, इकाई सदिश पूछा गया है। तो इकाई सदिश निकालना बताया मैंने आपको, कैसे निकालते हैं इकाई सदिश। जैसे वेक्टर ए है, वेक्टर ए, इसका इकाई सदिश निकालते हैं तो कैसे निकाल देते हैं, मैंने बोला तो वेक्टर ए, इसके ऊपर अगर ये कैप लगाओ यानी ये क्या है इकाई सदिश, और ये कैसे निकाल देते हैं, वेक्टर ए बटे वेक्टर ए का मॉड, ऐसे निकाल देते हैं इकाई सदिश। ठीक है, निकाल लेते हैं। इस फॉर्मूले में मान रखते हैं वेक्टर, देखिए इकाई सदिश इज इक्वल टू वेक्टर ए का मान कितना है 2i प्लस 4j प्लस -4k। ठीक है, अपॉन मॉड कैसे निकालते थे, मॉड का था अंडर रूट, जो ये n का स्क्वायर कर दो, 2 का स्क्वायर 4, 4 का स्क्वायर 16 प्लस 4 का स्क्वायर 16। ठीक है, सब बता रखा मैंने आपको थ्योरी क्लास में, इसलिए यहाँ पे फास्ट बता रहा हूँ। 16 16 32 और 4 36, 36 से 6 आ जाएगा बाहर, है ना, 36 से 6 आ जाएगा बाहर। तो ऊपर क्या बचेगा, ऊपर तो ऐसे है 2i प्लस 4j माइनस 4k, अपॉन नीचे क्या आया 6 आया। ऊपर से मैं 2 कॉमन ले लेता हूँ, 2 कॉमन ले लिया तो क्या बचा i प्लस 2j प्लस यहाँ पे -k 2k, अपॉन नीचे 6 है। 2 से 3 बार में कट जाएगा ये, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, i प्लस 2j प्लस, या प्लस क्यों लिख रहा हूँ बार बार, -2k और अपॉन नीचे क्या बच गया 3।
तो ये बन जाएगा हमारा यूनिट वेक्टर, जो कि हमारा किसमें ऑप्शन नंबर बी में। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी राइट हो जाता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कैन द रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर बी जीरो? हमसे पूछेगा क्या दो सदिशों का परिणामी शून्य हो सकता है? तो ऑप्शन पढ़ते हैं कि यस व्हेन टू वेक्टर आर सेम इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। हाँ, सेम हो सकता है जब वो क्या होंगे, समान होंगे, परिणाम में समान होंगे और दिशा भी उनकी समान होगी। तो क्या वो जीरो हो जाएंगे? नहीं होगा, जीरो नहीं हो सकता। अगर वो समान दिशा में है, दोनों की दिशा समान है और दोनों का मैग्नीट्यूड समान है, तो कैसे जीरो हो जाएंगे? वो तो जुड़ जाएंगे, डबल हो जाएंगे उल्टा। ठीक है, तो पहला वाला तो गलत। दूसरा बोला है, सिर्फ बोला गया ना, तो ये तो हटा ही देते हैं। थर्ड ऑप्शन है कि हाँ हो सकता है व्हेन टू वेक्टर आर सेम इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन। तो ये बिल्कुल सही है। जैसे हमने अभी पीछे पढ़ा था विपरीत वेक्टर, नेगेटिव वेक्टर, तो वही है यहाँ पे भी कि जब दो वेक्टर, जैसे कि मैं वेक्टर ए लेता हूँ और वेक्टर बी लेता हूँ, मैंने बोला कि जो वेक्टर बी है वो इसका अपोजिट वेक्टर है, नेगेटिव वेक्टर है। तो जब मैं इन दोनों को जोड़ूंगा, इनका परिणामी निकालूंगा, परिणामी यानी कि वही रिजल्टेंट, जब इनको जोड़ना होता है, ठीक है, तो क्या आएगा? जीरो ही तो आएगा। जब ये दोनों सेम है और इसका साइन क्या है, माइनस माइनस, तो माइनस और प्लस माइनस कट जाएंगे और ये क्या आ जाएगा? जीरो आ जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा कि हाँ उनका जो परिणामी है वो शून्य हो सकता है। कब हो सकता है शून्य? जब जब दोनों का परिमाण यानी कि मैग्नीट्यूड सेम हो लेकिन उनकी दिशा क्या हो, अलग अलग हो, तब उनका जो रिजल्टेंट निकालेंगे वो जीरो निकलेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हेन ए डॉट बी, ठीक है, इज इक्वल टू मॉड ए और मॉड बी, देन, अच्छा ठीक है, हमसे एक कंडीशन दे दिया गया है और बोला गया है कि ये आया कैसे। ठीक, तो देखिए ऑप्शन नंबर ए बोल रहा है कि ए एंड बी आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। अगर ए और बी परपेंडिकुलर टू ईच अदर, देखिए मैं बताता हूँ, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू मॉड ए मॉड बी। इसको मॉड ए मॉड बी की जगह मैं ए बी लिख सकता हूँ, ए बी, ए और बी, सिंपली ए बी भी लिख सकता हूँ। ठीक है, मैं बता रखा हूँ ये सब कुछ। ठीक, तो ये कब आता है? देखिए पूरा, पहले एक बार पूरा लिख लेते हैं, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, जब इन दोनों का डॉट निकालते हैं तो क्या आता है? ए बी कॉस थीटा। अब इसने क्या किया? सिर्फ इतना लिखा है, यानी इसको क्या कर दिया होगा इसने? इस पूरे को वन कर दिया होगा। ठीक है, वन किया होगा तभी तो बस ये बचा है, ये बचा है। तो इसको वन करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? कॉस थीटा की जगह क्या रखना पड़ेगा? वन रखना पड़ेगा। और वन कब आएगा कॉस थीटा की जगह? जब मैं थीटा की जगह कितना रखूंगा? जीरो। जब मैं थीटा की जगह जीरो रखूंगा तो कॉस थीटा की वैल्यू क्या होती है? 0 डिग्री पे 1 होती है। तो ये 1 हो जाएगा यहाँ पे और ये बचेगा ए बी। और 0 डिग्री कब होगा? 0 डिग्री का मतलब क्या होगा? जब दो वेक्टर, देखिए जब ये है, देखिए जैसे ये एक वेक्टर ये है, एक वेक्टर ये, इस चित्र से आपको क्या पता चल रहा है कि दोनों वेक्टर क्या है? एक दूसरे के लंबवत है, परपेंडिकुलर है। तो इस कंडीशन में इनके बीच एंगल कितना बन रहा है? 90 बन रहा है। ठीक है, और जब दो वेक्टर समांतर हो एक दूसरे के या फिर विपरीत हो, जैसे कि ये एक उस डायरेक्शन में एक उस डायरेक्शन में, तब इनके बीच में एंगल, देखिए इसके बीच में एंगल कितना बना? 180 डिग्री बन रहा है। इसको बोलेंगे 180 का एंगल बन रहा है जब दोनों विपरीत हो। और एक तीसरी कंडीशन आती है जब एक वेक्टर इधर और एक वेक्टर सेम इसी के ऊपर है या फिर सेम इसी डायरेक्शन में, तब इनके बीच में एंगल कितना बन रहा है? 0 डिग्री बन रहा है। क्या बन रहा है? इनके बीच में एंगल 0 डिग्री बन रहा है। तो यही वाली कंडीशन यहाँ पे अप्लाई की गई है कि जब दो वेक्टर क्या होते हैं? पैरेलल होते हैं एक दूसरे के, समांतर होते हैं एक दूसरे के, तो उन दोनों के बीच में एंगल कितना बनता है? 0 डिग्री बनता है। और मुझे 0 डिग्री क्यों लाना है? क्योंकि मुझे पता है कॉस 0 की वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है। ठीक है, तो परपेंडिकुलर तो हो नहीं सकता। अगर परपेंडिकुलर होगा तो यहाँ पे पूरा 0 हो जाएगा। ठीक है, ए बी एक्ट इन सेम डायरेक्शन, हाँ तो ये बिल्कुल सही है हमारा ऑप्शन कि जब दोनों सेम डायरेक्शन में होंगे, दोनों सेम डायरेक्शन में होंगे तभी तो क्या होगा? इन दोनों के बीच का एंगल कितना होगा? 0 डिग्री होगा। और जब 0 डिग्री होगा तो ये 1 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी सही है। और ऑप्शन नंबर सी देखिए, इसमें भी कंफ्यूजन हो सकती है कि जब ए और बी एक्ट एज अपोजिट डायरेक्शन, अब मैंने आपको बताया कि ये इधर है और एक इधर है, तो इन दोनों के बीच में एंगल कितना बनेगा? 180 बनेगा। तो जब हम कॉस थीटा की जगह थीटा में 180 पुट करेंगे तो कॉस 180 की वैल्यू अभी निकाली थी हमने, कितना आया था? -1/2। तो -1/2 आ जाएगा यहाँ पे, इसके साथ -1/2 ए बी आ जाएगा। ठीक है, तो अपोजिट में ये आता है, सेम डायरेक्शन में ये होता है, परपेंडिकुलर में क्या होता है? 0 होता है। ठीक है, तो इसका कौन सा सही हो गया? हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो गया। ठीक है, सी नहीं होगा, बी होगा, बी है इसका। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
अब यहाँ से हम करेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन के क्वेश्चन, ठीक है, प्रक्षेप्य गति के कुछ क्वेश्चन है कि एन एरोप्लेन फ्लाइंग इतना मीटर ऊपर ग्राउंड लेवल एट द इतने स्पीड से वो उसने क्या किया, एक ब्लॉक को रिलीज़ किया और हमसे पूछा गया कि हाउ फार ऑन द ग्राउंड इट विल स्ट्राइक। एक एरोप्लेन उड़ रहा था इतने मीटर की ऊंचाई पे, ज़मीन से इतने मीटर की ऊंचाई पे एक एरोप्लेन उड़ रहा था। उसने ना एक डब्बे को गिराया, किस वेलोसिटी से गिराया, इस वेलोसिटी से गिराया, ठीक है। और हमसे पूछा गया है कि जो वो ब्लॉक गिराया, उसने एक डब्बा गिराया, उसको ग्राउंड तक पहुंचने में उसे ग्राउंड तक पहुंचने में कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी। दूरी बताना है हमें कि उस ज़मीन को टच करने में उसे कितनी दूरी, यानी जब उसने गिराया और जब वो गिरेगा ज़मीन पे, ये कितनी दूरी तय की, ये पूछा गया है, ठीक है। तो मैंने आपको सारे फॉर्मूले बता रखे हैं प्रोजेक्टाइल मोशन के, ठीक है। भले आपको याद ना हो, याद भी कैसे होंगे, जब वो बार बार रिवाइज करोगे तभी याद होंगे, क्योंकि वो फॉर्मूले इतने ईजी नहीं है, ठीक है। तो देखिए ये, और मैं आपको यहाँ पे एक नया फार्मूला भी बता देता हूँ, पिछले फार्मूले से डिराइव करके बनाया गया है वो इस क्वेश्चन के लिए। अगर इस टाइप का क्वेश्चन आए जिसमें आपको एंगल नहीं दे रखा है, ठीक है, हमने जितने भी क्वेश्चन किए थे सब में एंगल की जरूरत पड़ती है, अब इसमें एंगल तो दे ही नहीं रखा। तो जब एंगल ना दे रखा हो तो आपको एक फार्मूला लगाना है, वो फार्मूला होता है यहाँ लिख लेना है आपको, टाइम टेकन बाय ऑब्जेक्ट टू फॉल, मतलब कि जो ऑब्जेक्ट है उसको गिरने में लगा समय, टाइम निकाल रहे हैं हम, ऑब्जेक्ट को गिरने में लगा समय, ये कितना होता है, √2h/g, 2h/g। इस फॉर्मूले को भी आपको वहाँ पे लिख लेना है, ठीक है। अब ये कैसे आया, ये वैसे ही आया, वो जो दो फार्मूले थे ना हमने पढ़े थे, एक तो आपको वो वाला फार्मूला पता होगा, टाइम उड्डयन काल का फार्मूला, ठीक है, टाइम ऑफ फ्लाइट। ये क्या बताया था मैंने आपको, 2u sin थीटा अपॉन g, एक तो ये बताया था। और दूसरा फार्मूला क्या बताया था मैंने आपको कि हाइट का h इज इक्वल टू क्या बताया था, u² sin स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, एक ये बताया था। तो इन दोनों फार्मूले से ही ये वाला फार्मूला बना है, ठीक है। यकीन नहीं आ रहा है तो आप खुद बना के देख सकते हो, मैं बताता हूँ कैसे बनाना है आपको। इन दोनों को इधर भेज दो, यहाँ पे बच जाएगा u² sin स्क्वायर थीटा, ठीक है। u² sin स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी आएगी, 2gh, ये आ जाएगा इधर। और इधर से हमें मिला था t इज इक्वल टू 2u sin थीटा अपॉन g, ठीक है। इसको इधर भेज दो g के, और इधर मैं स्क्वायर कर दूंगा इसका, इस 2 को भी इधर भेज दो नीचे, और इसका स्क्वायर कर दो, तो इधर बच जाएगा u² sin स्क्वायर थीटा। अब जो हमने पीछे u² sin स्क्वायर थीटा निकाला था उसकी वैल्यू यहाँ पे रख देंगे, तो ये यही फॉर्मूला आ जाएगा, t इज इक्वल टू 2h अपॉन g, ठीक है। ये फार्मूला बन जाएगा वहाँ से। तो इस फार्मूले को आपको डायरेक्ट याद करना है। अब इस फार्मूले में वैल्यू रखते हैं, ये देखिए h की वैल्यू हमें पता है और इसकी ज़रूरत नहीं है अभी, h की वैल्यू हमें पता है और g का मान हमें पता है कितना होता है। तो t इज इक्वल टू 2 इंटू 490/9.8, ठीक है। इसको काटना है, इसको इंटू करेंगे तो ये तो पूरा पूरा कट जाएगा, कितनी बार में, 100 बार में कट जाएगा। तो t इज इक्वल टू √100 की वैल्यू कितनी होती है, 10। तो t ये हमारा टाइम आया 10 सेकेंड, यानी ये क्या आया टाइम, कौन सा टाइम है कि जब उस एरोप्लेन ने उस डब्बे को छोड़ा ना, तो उस डब्बे को ज़मीन तक पहुंचने में कितना टाइम लगा, वो आया 10 सेकेंड। लेकिन उसने ये थोड़ी ना पूछा कि टाइम कितना लगेगा, उसने तो पूछा था कि कितना दूरी तय करेगा। तो यहाँ पे एक बच्चों वाला फॉर्मूला लगा दो, 9th क्लास में पढ़ा था हमने कि चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय होता है। हमें दूरी निकालना है तो चाल इंटू समय करेंगे, दूरी बराबर क्या होता है, चाल इंटू समय। चाल हमें दे रखा है, ये दे रखा है ना, और समय हमने अभी निकाला, इतना समय लग रहा है तो लगा देते हैं 100 इंटू 10, तो ये कितना हो गया, 1000। और सब कुछ हम मीटर पर सेकंड में निकाल रहे थे, तो ये किस में आ गया, मीटर में। ऑप्शन में मीटर में दे नहीं रखा, सब किलोमीटर में दे रखा है, तो इसको भी किलोमीटर में। 1 किलोमीटर में कितना होता है, 1000 मीटर, यानी हमारा आंसर कितना आ गया, 1 किलोमीटर, ठीक है। समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिर से एक एरोप्लेन है, उड़ रहा है ऊपर, 720 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से उसने एक फूड के पैकेट को नीचे गिराया, ठीक है। और किस हाइट से गिराया उसने, इस हाइट से गिराया, यानी इस हाइट पे वो उड़ रहा है, ठीक। तो हमसे पूछा गया टाइम टेकन बाय द फूड पैकेट टू रीच ग्राउंड, ठीक है। इसमें हमसे टाइम पूछा गया है, तो सिंपली वही वाला फॉर्मूला लगाओ, t इज इक्वल टू √2h/g, ठीक है। इसमें सारी वैल्यू रख देते हैं, 2 इंटू h की वैल्यू कितनी आ गई, 396.9 अपॉन 9.8, ठीक है। इससे काटेंगे, इसको जब काटोगे तो आप आ जाएगा t इज इक्वल टू
81, मैंने काट के देख रखा है पहले इसलिए बता रहा हूँ। 81 आएगा और 81 किसका होता है 9 का, तो टी की वैल्यू कितनी आएगी 9 सेकेंड। और भी कुछ पूछा गया इसने, एंड इट्स हॉरिजन रेंज, रेंज पूछा गया, वही कितनी दूरी तय करेगा वो। तो समय मिल गया, स्पीड मिल गया, स्पीड से इसको इंटू करेंगे। अब देखिए यहाँ पे एक कैच और है यहाँ पे, अब यहाँ पे गलत कर सकते हैं सब। ये टाइम किस में निकला सेकंड में। और मैंने एक चीज़ बताया आपको कि फिजिक्स में आपको किस यूनिट में डील करना है, एसआई में डील करना है। और एसआई में लंबाई का क्या होता है मीटर होता है, और स्पीड का क्या होता है मीटर पर सेकंड होता है। पर यहाँ पे स्पीड का क्या दे रखा है इसने किलोमीटर पर आवर कर रखा है। तो पहले तो इसको मीटर पर सेकंड में करो, मीटर पर सेकंड में चेंज करना आता है, नहीं आता है तो बता देता हूँ। ये किलोमीटर पर आवर है, इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करना है, 5/18 से गुना कर दो, ठीक है। 5/18 से गुना, 18 से 18 चौक 72 और 5 20 यानी 200 मीटर पर सेकंड आ गया इसकी चाल मीटर पर सेकंड में। अब हमें वो भी पता था कितना टाइम लगता है 9, तो 9 दूनी 18, 1800 मीटर तो वो तय करेगा और 9 सेकंड लगेगा। ऑप्शन नंबर ए सही हो गया, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, एट अ हाइट ऑफ इतना एन एरोप्लेन इज मूविंग विथ, इस स्पीड से वो जा रहा है। अब बॉम्ब इज ड्रॉप, देखिए जो बॉम्ब गिराते हैं ना फाइटर प्लेन से, वो सब ये प्रोजेक्टाइल मोशन वाले थ्योरी पे ही वर्क करता है, ठीक है। तो एक बॉम्ब को ड्रॉप किया गया है और हिट द टारगेट एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द टारगेट शुड बी बॉम्ब बी ड्रॉप, ठीक। हमसे पूछा गया कि किस हाइट पे जाके उस बॉम्ब को गिराना चाहिए, या फिर कितनी दूरी पे, टारगेट कहाँ पे हमारा ज़मीन पे, एरोप्लेन का है यहाँ पे। हमें पूछा है एरोप्लेन को कितना पास लाएं कि ये ठीक उसको जो हमारा टारगेट है उस पर बॉम्ब सही से गिर जाए, ठीक। देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है। तो देखिए सेम वही फॉर्मूला लगा दो, उसमें भी कुछ नहीं होगा। पहले टी निकाल लेते हैं कि उस बॉम्ब को गिरने में कितना टाइम लगेगा। एच की वैल्यू कितनी है 80, 80 दूना 160, देखिए टी की वैल्यू आ जाएगी 160/9.8, 9.8 से इससे काटेंगे 9.8 से, तो ये आ जाएगा √16.32, इस टाइप का आएगा। बस आपको इधर दिखना है, ये वाला 16 किसका होता है 4 का होता है, तो अप्रॉक्स करते हैं 4 ले लेते हैं। टाइम कितना आ गया 4 सेकेंड, 4 सेकेंड में वो बॉम्ब गिरेगा। अब हमें ये पता चल गया कि 4 सेकेंड के मतलब बॉम्ब को 4 सेकेंड तक तैराना है हवा में इतना। तो अब दूरी निकाल लेंगे, स्पीड क्योंकि दे ही रखा है उसने, तो अब दूरी निकाल लेंगे क्योंकि स्पीड तो दे ही रखा है। तो 15 चौक कितना हो गया 60, तो 600 मीटर, 600 मीटर हमारा आ गया आंसर। 600 मीटर की दूरी से हमें उस बॉम्ब को गिराना पड़ेगा, तब जाके वो अपने टारगेट को हिट करेगा। इसका आंसर क्या हो गया ए, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को आपने खुद करना है, ठीक है। 18वें नंबर क्वेश्चन को खुद से करो सॉल्व, मैंने बहुत सारे करवा दिए, इसको आपने खुद से सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका आंसर भी आपने खुद करना है, यह मैं ही करवा देता हूँ। चलिए इसका आंसर, अ बॉडी ऑफ मास 10 kg प्रोजेक्टेड एट द एंगल ऑफ 30 डिग्री। एक कोई ऑब्जेक्ट है, कितने kg का है 10 kg का, उसको 30 डिग्री के एंगल पे वो किया जाता है, प्रक्षेप गति करवाया जाता है, प्रोजेक्टेड किया जाता है ग्राउंड विद द इनिशियल वेलोसिटी भी दे रखा है 5 मीटर पर सेकेंड, और जी का मान भी दे रखा है 10 लेना है यहाँ पे। तो व्हाट इज द टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट बताना है। तो टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला बता ही रखा मैंने आपको, क्या होता है फॉर्मूला बताया मैंने आपको, अभी भी बताया था। टी इज इक्वल टू क्या होता है 2u sin θ/g। अब हमें इसमें देखिए u की वैल्यू पता है, थीटा की वैल्यू पता है, जी की वैल्यू, सबकी वैल्यू पता है, यहाँ पे रखेंगे आ जाएगा। टी इज इक्वल टू 2, u की जगह कितना रखेंगे 5 इंटू ये साइन थीटा की जगह कितना रखेंगे, थीटा में 30 रखेंगे, तो साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2 अपॉन नीचे आ गया 10। इसको सॉल्व करेंगे आपका टी मिल जाएगा, उड्डयन काल मिल जाएगा आपका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है ये आज का, कि व्हेन डू वी गेट मैक्सिमम रेंज इन सिंपल प्रोजेक्टाइल मोशन। तो बताया था मैंने आपको ये भी कि हमें किसी चीज़ को दूर तक फेंकना है, जैसे हमें किसी जैवलिन को, भाला को फेंकना है, भाला को फेंकना है लेकिन वो बहुत दूर तक जाए, सबसे मैक्स डिस्टेंस कवर करे, तो हमें उसे किस डिग्री पे फेंकना चाहिए। तो किस डिग्री पे फेंकना चाहिए उसे 45 की डिग्री पे, ठीक है। 45 डिग्री पे फेंकेंगे उसे तो सबसे दूर जाके गिरेगा, ठीक है। तो कोई भी चीज़ आपको फेंकना हो और दूर पहुंचाना उसे, तो 45 डिग्री के एंगल पे फेंको, सबसे दूर जाके गिरेगी वो चीज़, ठीक है। ओके, तो इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करता हूँ। कमेंट के माध्यम से आप बताइए कि ये वीडियो आपको कैसे लगी। यदि आपने इस वीडियो से कुछ सीखा है तो इस वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।